पीएम मोदी ने टाइम्स ग्लोबल बिजनेस समिट को किया संबोधित। कहा 2014 में श्वेत पत्र लाता तो टूट सकता था लोगों का भरोसा। कहा मैंने राजनीति का रास्ता छोड़ा और राष्ट्र नीति का रास्ता चुना। पीएम मोदी ने तीसरे कार्यकाल में और बड़े फैसले लेने की कही बात। राष्ट्र निर्माण में अतुलनीय योगदान के लिए 3 और महान विभूतियों को मिलेगा देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का किया ऐलान। कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने की पहले ही की जा चुकी है घोषणा। चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और MS स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा का देश भर में स्वागत। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष और केंद्रीय गृह मंत्री के अलावा बीजेपी, कांग्रेस और RLD समेत विभिन्न दलों के नेताओं ने जताई खुशी। किसान नेता और कृषि वैज्ञानिक को सम्मान से किसानों में भी खुशी की लहर। सरकार द्वारा लाए गए श्वेत पत्र पर लोकसभा में चर्चा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा 2014 से पहले 5 कमजोर अर्थव्यवस्थाओं में शामिल भारतीय अर्थव्यवस्था को मोदी सरकार ने शीर्ष 5 में पहुंचाया। यूपीए सरकार के घोटालों से देश की छवि को हुआ नुकसान। शीर्ष परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने से संबंधित विधेयक को संसद की मंजूरी। नए कानून में परीक्षा लीक में शामिल संगठित सिंडिकेट पर 1 करोड़ रुपए जुर्माने और 10 साल तक की सजा के प्रावधान। जम्मू कश्मीर से संबंधित 3 विधेयकों को भी मिली मंजूरी। उत्तराखंड के हल्द्वानी में हिंसा के बाद अब नियंत्रण में हालात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी पहुंचकर लिया हालात का जायजा। कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई के दिए निर्देश। अस्पताल जाकर घायल पुलिसकर्मियों से भी की मुलाकात। ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में 7वें हिंद महासागरीय देशों के सम्मेलन को विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया संबोधित। ऑस्ट्रेलियाई विदेश मंत्री से मुलाकात में व्यापक रणनीतिक साझेदारी, हिंद महासागर से संबंधित मामलों और पश्चिमी एशिया के हालात पर हुई चर्चा। मौनी अमावस्या पर उमड़ा आस्था का जनसैलाब। प्रयागराज, वाराणसी, हरिद्वार में लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी। संगम में हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर पुष्प वर्षा। अयोध्या में सरयू स्नान के बाद रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। बिजनेस समिट को संबोधित किया और प्रधानमंत्री ने क्या कुछ वहां पर कहा, यह हम आपको दिखाते हैं। ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट को संबोधित करने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 1 दशक में देश की उपलब्धियों को तो सामने रखा ही, साथ ही भविष्य का खाका भी खींचा। पीएम ने दावोस से लेकर दुनिया के अन्य मंचों तक भारत के बढ़ते दबदबे का जिक्र किया। पीएम ने कहा कि भारत का ये वो समय है जब देश खुद को सदियों के लिए मजबूत बना लेता है। ये वो समय है जब अपॉर्चुनिटीज और इनकम दोनों बढ़ रही है और गरीबी कम हो रही है। ये वो समय है जब कंजम्पशन और कॉरपोरेट प्रॉफिटेबिलिटी दोनों बढ़ रहे हैं और बैंक एनपीए में रिकॉर्ड कमी आई है। ये वो समय है जब प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों में वृद्धि हो रही हो और ये वो समय है जब हमारे आलोचक ऑल टाइम लो है। पीएम ने पारदर्शिता और तकनीक के प्रयोग से देश के खजाने में हो रही रिकॉर्ड बचत का उल्लेख किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस सरकार में कागजों में 10 करोड़ फर्जी लाभार्थी थे। इससे निपटने के लिए सरकार ने डीबीटी का सहारा लेकर देश के 3 लाख करोड़ रुपए गलत हाथों में जाने से रोके हैं। मैं सिर्फ रोजमर्रा की जिंदगी पूरी करके जाना नहीं चाहता हूं, मैं आप आने वाली पीढ़ियों का भविष्य सुरक्षित करके जाना चाहता हूं। साथियों, खजाना खाली करके 4 वोट ज्यादा पा लेने की राजनीति से मैं कोसों दूर रहता हूं और इसलिए हमने नीतियों में, निर्णयों में वित्तीय प्रबंधन को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है।
पीएम ने विरासत में मिली 20वीं सदी की चुनौतियों से निपटने और देश की 21वीं सदी की आकांक्षाओं को पूरा करने को अपने गवर्नेंस मॉडल का आधार बताया। पीएम ने 2014 से पहले देश में गरीबी खत्म करने के नाम पर चलने वाली इंडस्ट्री पर भी कटाक्ष किया। 2014 के बाद जब एक गरीब का बेटा प्रधानमंत्री हुआ तो गरीबी के नाम पर चल रही ये इंडस्ट्री ठप हो गई। मैं गरीबी से निकलकर यहां पहुंचा हूं, इसलिए मुझे पता है कि गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। हमारी सरकार ने गरीबी के खिलाफ लड़ाई अभियान शुरू किया, हर दिशा में काम शुरू किया, तो परिणाम यह आया कि पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ गए। प्रधानमंत्री ने कहा कि ऐसे कई सेक्टर हैं जिनमें बीते 10 साल में इतना काम हुआ है जो पिछले 70 साल में नहीं हुआ। पीएम ने यूपीए काल के आर्थिक हालात पर लाए गए श्वेत पत्र का भी जिक्र किया। पॉलिटिकली मुझे वो सूट करता था, वो सारी चीजें बाहर लाना। राजनीति तो मुझे कहती है वो करो, लेकिन राष्ट्र नीति मुझे वो नहीं करने देती, और इसलिए मैंने राजनीति का रास्ता छोड़ा, राष्ट्र नीति का रास्ता चुना। और पिछले 10 साल में जब सारी स्थितियां मजबूत हुई है, कोई भी हमला झेलने की हमारी ताकत बन चुकी है, तो मुझे लगा कि देश के सामने सत्य मुझे बता देना चाहिए, चीजें खुल करके रख देनी चाहिए, और इसलिए मैंने कल पार्लियामेंट में व्हाइट पेपर पेश किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि वो अपने तीसरे कार्यकाल में और भी बड़े फैसले करेंगे। पीएम ने कहा कि उन्होंने 15 लाख से अधिक लोगों से सुझाव लेकर उसका पूरा खाका तैयार किया है। पीएम ने कहा कि नया भारत अब ऐसे ही सुपर स्पीड से काम करेगा, ये मोदी की गारंटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत को खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान का योगदान अद्वितीय है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के 62वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आई राष्ट्रपति ने कहा कि 2047 में जब भारत एक विकसित राष्ट्र के रूप में उभरेगा तो भारतीय किसान इस यात्रा के अग्रदूत होंगे। देखिए हमारे संवाददाता ओपी यादव की ये रिपोर्ट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के स्नातक विद्यालय के 62वें दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि भाग लिया। समारोह की अध्यक्षता केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने की। समारोह को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि देश की खाद्य सुरक्षा में IARI का योगदान अतुलनीय रहा है। उन्होंने कहा कि 2005 से 2024 के बीच संस्थान ने 100 से ज्यादा किस्में और 100 से ज्यादा पेटेंट अपने नाम किए हैं, जो देश के लिए गौरव की बात है। इस संस्थान ने 200 से ज़्यादा नई तकनीकों का विकास किया है। वर्ष 2005 से 2020 के बीच की IARI ने 100 से ज़्यादा वेराइटीज विकसित की है और 100 से ज़्यादा पेटेंट्स अपने नाम की है। समारोह के दौरान भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने बताया कि कुल 26 विषयों में मास्टर और PhD की उपाधियां दी गई है। डॉक्टर AK सिंह ने संस्थान द्वारा किए गए शोध कार्यों की उपलब्धियों की भी जानकारी दी। During 2023, the institute developed 30 high-yielding varieties of agri-horticultural crops using cutting-edge science and technology, including genome editing. IRI-bred wheat varieties are cultivated on about 9 million hectares, contributing approximately 30 million tons of wheat to nation's granary. भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान की अधिष्ठाता डॉक्टर अनुपमा सिंह ने कहा कि ये दिन संस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दीक्षांत समारोह में 5 विदेशी छात्रों सहित कुल 543 छात्र और छात्राओं को उपाधि दी गई है। हमारे बच्चे जो मास्टर्स में हैं वो पूरे 2 साल बहुत अथक प्रयास करके और जो PhD प्रोग्राम्स हैं उनमें 3 साल और उससे कहीं ज़्यादा मेहनत करके फिर वो इस मुकाम तक पहुंचते हैं कि उन्हें डिग्री मिले। तो IRI का कॉन्वोकेशन तो एक बहुत बड़ा महोत्सव है। कार्यक्रम में मौजूद पूसा संस्थान महिला संघ की अध्यक्ष डॉक्टर रेणु सिंह ने कहा कि लड़कियां कृषि शिक्षा में आगे बढ़ रही हैं। पदक हासिल करने में भी लड़कियों ने अव्वल रहकर
बाजी मारी है। इस अवसर पर उत्कृष्ट कार्य करने के लिए युवा कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर RS बाना को राष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया। दीक्षांत समारोह के दौरान कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री अर्जुन मुंडा ने IARI के प्रकाशनों का विमोचन करने के साथ नई किस्मों को जारी किया और उन्हें राष्ट्रपति को भेंट किया। ये सभी छात्र भविष्य में न केवल कृषि क्षेत्र में वैज्ञानिक शिक्षार्थी और शोधार्थी बनेंगे, बल्कि देश के लिए विकास के काम करने के लिए बेहतर मानव संसाधन तैयार करने का एक जरिया भी बनेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मैं ओपी यादव, DD न्यूज, दिल्ली। विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर इस समय ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने हिंद महासागर पर हो रहे सम्मेलन में हिस्सा लिया। पर्थ में चल रहे इस सम्मेलन में विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ऑस्ट्रेलिया विदेश मंत्री पेनी वोंग और सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन शामिल हुए। विदेश मंत्री S जयशंकर ने हिंद महासागर सम्मेलन को संबोधित भी किया। Concept of Indo-Pacific took root. Initiatives like the Indo-Pacific Oceans Initiatives, the Indo-Pacific Economic Framework, and the Indo-Pacific Maritime Domain Awareness emerged, amongst others. Many of us present here today are members of some of them or all of them. Because the challenges and responsibilities are so complex and multidimensional, it is incumbent on us to address them at various levels. While infusing more energy into Indian Ocean-centric bodies, we also need to simultaneously work on the larger Indo-Pacific canvas and the narrower sub-regional ones. ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान विदेश मंत्री जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ द्विपक्षीय मुलाकात भी की। दोनों नेताओं ने आपसी हित के कई प्रमुख मुद्दों पर विस्तार से चर्चा भी की। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आम्बेकर ने पत्रकार अनंत विजय की लिखी पुस्तक ओवर द टॉप का मायाजाल का विमोचन किया। इस दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि OTT प्लेटफॉर्म से आज कई लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि OTT प्लेटफॉर्म में दिखाए जाने वाले कंटेंट में अश्लीलता, भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली और देश विरोधी बातें न हों। स्वतंत्रता की आड़ में अश्लीलता, नग्नता या हमारे सांस्कृतिक ये जो अपमान, इसका कतई भी हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। कलात्मक स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं कि आप समाज से जड़ों को ही खोदने की शुरुआत कर दो। आपकी स्टोरी लाइन ऐसी हो जो वास्तविकता से बहुत परे हो और वो गलत नैरेटिव वहाँ पर खड़ा करता हो, और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना, यहाँ पर कई बार उसके कारण बहुत सारी परेशानियाँ खड़ी होती हैं। संविधान ने हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तो दी है, पर उसी संविधान ने हमें देश की एकता, अखंडता और हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं को बचाने का अधिकार भी दिया है। शीर्ष परीक्षाओं में नकल पर नकेल कसने से संबंधित विधेयक राज्यसभा से पारित हो गया। इसके साथ ही इस विधेयक को संसद की मंजूरी मिल गई। इसके अलावा जम्मू कश्मीर से संबंधित 3 विधेयकों को भी संसद की मंजूरी मिल गई है। वहीं लोकसभा में शनिवार को नियम 193 के तहत राम मंदिर और प्राण प्रतिष्ठा पर चर्चा होगी। जम्मू कश्मीर को देश की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए भारत सरकार अनेक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर पंचायती राज संशोधन विधेयक 2024 को संसद से पारित कर दिया गया। इसके जरिए जम्मू कश्मीर में पंचायतों और नगर पालिकाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC को आरक्षण देने का रास्ता साफ हो चला है। राज्यसभा में चर्चा के दौरान गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के हक में लाया गया है। से यह कहना चाह रहे कि किस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने OBC को न्याय और अधिकार देने का काम किए हैं, उसका सबसे बड़ा उदाहरण अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अधिकार में कोई कमी नहीं कर सकते तथा उसके कामकाज में कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता है। संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 और संविधान जम्मू कश्मीर अनुसूचित जनजातियां आदेश संशोधन विधेयक 2024 भी राज्यसभा से पारित हो गया। जनजातीय कार्य मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि इस बिल के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्ग के लोगों का विकास होगा। तीनों विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुके हैं।
ऐसे विधेयक को पक्ष विपक्ष से ऊपर उठ करके सर्वसम्मति से पारित करते हुए यह सुनिश्चित करना चाहिए कि देश का कोई हिस्सा, कोई समाज, कोई वर्ग पीछे न रहे। सब मिलकर के सबका साथ, सबका विकास को हम सुनिश्चित करें और 21वीं सदी का भारत विकसित भारत के रूप में हम सब मिलकर के बनाए। लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण विधेयक 2024 को राज्यसभा से पारित किया गया। विधेयक में परीक्षा पत्रों को लीक कराने और अनुचित तरीके अपनाने वाले संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं। Will essentially deals with those who tend to manipulate the examinations, be those the selection examinations for recruitment to government jobs, or be those the competitive examinations for higher educations. But at the outset, I also wish to make it very clear that the bona fide candidate or the student or the job aspirant has been kept out of the purview of this bill. So let not the message go that this is meant to harass a candidate or a bona fide candidate. This is only meant to serve as a deterrent against those who tend to cause injustice in the competitive processes, and for them, as of now, we did not have a specific law in place. नए बिल में परीक्षा लीक में शामिल संगठित सिंडिकेट पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना और 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। छात्रों और परीक्षार्थियों को इस दायरे में नहीं रखा गया है। विधेयक लोकसभा से पहले ही पारित हो चुका है। ऋषि कुमार, शैलेंद्र मिश्र के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। एक समय था जब नशे से जुड़ी सामग्री को जब्त करके उसे खजाने में रख लिया जाता था, लेकिन अब नशे से जुड़ी सामग्री को न सिर्फ पकड़ा जाता है बल्कि उसे नष्ट भी किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय नशे के खिलाफ सतत रूप से जागरूकता अभियान चला रहा है। ये कहना है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार का। नशा मुक्ति अभियान पर हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत ने केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार से खास बातचीत की। भारत दुनिया का सबसे युवा देश है, लेकिन हमारे देश में नशे की लत एक गंभीर समस्या है, जिसको लेकर के सरकार कई सारे प्रयास कर रही है। और ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। सर, जो नशे की समस्या है, एक बड़ी समस्या है, उसको लेकर के क्या कुछ प्रयास हैं आपके और मंत्रालय के? देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 15 अगस्त 2020 में लाल किले की प्राचीर से नशा मुक्त भारत अभियान का आह्वान किया गया था और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने उसके बाद से लगातार नशे की आदत के जो शिकार, जो ग्रसित युवा हो गए हैं, उन युवाओं को और लोगों को नशे की आदत से बाहर निकालने के लिए तरह तरह के कार्यक्रम चलाए हैं। इसमें केंद्र सरकार के साथ ही साथ राज्य सरकारों का भी इसमें सहयोग लिया है, इसमें स्वैच्छिक संगठनों का भी सहयोग लिया है, इसमें आध्यात्मिक और धार्मिक संगठनों का, धर्मगुरुओं का भी सहयोग लिया है और आज बहुत बड़ी मात्रा में शैक्षणिक संस्थाओं का भी सहयोग इसके साथ में जोड़ा गया है। स्कूलों का भी जोड़ रहे हैं, महाविद्यालयों का भी जोड़ रहे हैं, मेडिकल कॉलेज का भी जोड़ रहे हैं, ताकि हमारे युवाओं को नशे की आदत से बाहर निकाल करके उनकी शक्ति का रचनात्मक और सकारात्मक उपयोग करते हुए समाज के लिए और देश के विकास में 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का जो सपना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी लेकर चल रहे हैं, उस सपने को साकार करने में हमारा युवा अपना योगदान दे सके। मंत्री जी, देखिए, बहुत सारे ऐसे जागरूकता अभियान चलाए जाते हैं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि वो धरातल पर साकार हो सके और उसमें जब तक सामूहिक प्रयास नहीं होंगे तब तक हम इस तरीके के आयोजन को सफल नहीं मान सकते। तो उसको लेकर के किस तरीके का इकोसिस्टम तैयार किया गया है? नशा इतनी बड़ी चुनौती समाज के सामने है, इसको केवल केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अकेले प्रयासों से काम नहीं हो सकता है। इसमें समाज की सहभागिता भी बहुत आवश्यक है और समाज की सहभागिता जोड़ने के लिए ही एक और जहां विभिन्न धार्मिक संगठनों को जोड़ा गया, स्वैच्छिक संगठनों को जोड़ा गया, यानी शासकीय प्रयासों के साथ में समाज की सहभागिता भी। जो युवा दर्शक इस वक्त आपको देख रहे हैं, क्या अपील करना चाहेंगे नशा मुक्त के लिए? मैं सभी से यही अपील करना चाहता हूं कि सबसे पहले हम शुरुआत अपने आप से करें, अपने परिवार से करें कि हमारे परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की नशे की आदत का शिकार ना होने पाए। अगर हो गया है उसको बाहर निकालना है,
अपने परिवार को, समाज को और देश को नशा मुक्त बनाने का संकल्प लेकर यहाँ से जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। तो देखिए, जैसा कहा जाता है तमसो मां ज्योतिर्गमय, तो नशे की लत एक अंधकारपूर्ण व्यवस्था है, लेकिन यदि इससे बाहर निकलना है तो बहुत ज़रूरी है कि हम इसे आज ही छोड़ें और हम भारत को मजबूत बना सकें, आर्थिक रूप से भी और स्वास्थ्य के रूप से भी। कैमरा पर्सन राजेश के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज़। भारत में पहली बार 1972 में लूना की शुरुआत हुई थी। निम्न आय वर्ग के लिए दो पहिए की लूना शान की सवारी हुआ करती थी। आज के समय में दो पहिया वाहनों की कीमतें अति सामान्य वर्ग के लिहाज से बहुत ज़्यादा हैं और ये भी कहा जाता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कीमतें भी ज़्यादा हैं, जिसके चलते कम तनख्वाह वाले लोग इन्हें खरीद नहीं सकते। लेकिन अब मार्केट में ई लूना लॉन्च की गई है और इसकी कीमत कितनी है और इसकी क्या खासियत है, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी पराक्रम सिंह शेखावत। जब हम बात भारत में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की करते हैं तो जो टू व्हीलर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं हमारे देश में, उनकी जो कीमत है वो मिनिमम स्टार्टिंग रेंज 1 लाख रुपए से शुरू होती है। ऐसे में हमारे देश का एक बड़ा तबका जो कि निम्न वर्ग से आता है और औसतन 25,000 रुपये महीना कमाता है, उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल एक सपने जैसा है। एक कंपनी है जिसने लूना लॉन्च की थी। लूना वो समय जो कि तकरीबन आज से 70-80 साल पहले लोगों के घरों में हुआ करती थी, लेकिन अब हमारे देश में कनेटिक ग्रीन के द्वारा ई लूना की सौगात दी गई है। और इस वक्त मैं जिस पर बैठा हूँ वो लूना इलेक्ट्रिक लूना है, जिसकी कीमत लगभग 70,000 रुपये है। ये जो ई इलेक्ट्रिक लूना है, कंफर्टेबल इसकी सेटिंग है, 2 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और इसके यदि हम फीचर्स की बात करें तो जो डायमेंशन है, जो वेट है, जो परफॉर्मेंस है, यदि हम बात करें वेट की तो तकरीबन इसका जो वेट है वो 150 किलोग्राम पेलोड वेट है। और इसकी जो बैटरी है वो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं 4 घंटे में वो चार्ज हो जाएगी और एक बार की चार्जिंग में तकरीबन 100 किलोमीटर तक ये लूना चल सकती है। तो एक बहुत ही अच्छी और एक बहुत ही हम ये कह सकते हैं कि अफोर्डेबल प्राइस पर इलेक्ट्रिक लूना अब लोगों की पहुंच तक संभव हो पाई है। कैमरा पर्सन महेश शर्मा के साथ पराक्रम सिंह शेखावत, डीडी न्यूज़। संसद के निचले सदन लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी उस कड़े बिल को पारित कर दिया गया है जिसका मकसद सरकारी नौकरी और कॉलेजों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाओं में चोरी और धोखाधड़ी को रोकना है। द पब्लिक एग्जामिनेशंस प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को सरकार ने युवाओं को समर्पित किया है। अब इसके पारित होने पर भोपाल में डीडी न्यूज़ संवाददाता आदित्य श्रीवास्तव ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और उनके शिक्षकों से खास बातचीत की। सभी ने सरकार के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस तरह के कठोर कानून को लागू किया जाए। देश में पेपर लीक और नकल की वजह से कई बार बच्चों का भविष्य बर्बाद होता है, साल बर्बाद होता है, समय बर्बाद होता है और ऐसे कई मामले देश के अलग अलग राज्यों में देखने को मिले हैं कि कई बड़ी प्रतियोगी परीक्षाएं हुई, कई बड़ी एजेंसीज ने ली, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से, नकल होने की वजह से या तो वो पेपर रद्द कर दिया गया या परिणाम अभी तक नहीं आए हैं। ऐसी कई परेशानियां देश में जो छात्र हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की अगर देखें तो वो भुगतते आए हैं। ऐसी चीज़ों पर लगाम कसने के लिए केंद्र सरकार एक बिल लेकर आई है और उस बिल के मुताबिक जो ये काम करते हैं, जो नकल कराते हैं या पेपर लीक जैसे मामलों में संलिप्त रहते हैं, उन पर सजा का प्रावधान सरकार ने बढ़ाया है। यानी कि सरकार की साफ मंशा है कि अब ऐसी चीज़ों पर लगाम लगाई जा सके। मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसमें कई बार इस तरह की घटनाएं हुई हैं और यहाँ के छात्र इस बिल को लेकर क्या कुछ सोचते हैं, कितना महत्वपूर्ण ये बिल है जो सरकार के इस बिल के आ जाने के बाद एक बड़ा शिकंजा जिसको कहें वो ऐसे लोगों पर कसेगा। कुछ छात्रों से बात करते हैं। ये बताइए, सरकार एक बिल लेकर आई है जिसमें आप जैसे छात्र जो परीक्षाएं देते हैं, कभी गड़बड़ियां जो हो जाती हैं तो समय खराब होता है, कितना महत्वपूर्ण इसको मानती हैं? सर बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि शायद इस एग्ज़ाम से एक बच्चे की ज़िंदगी डिसाइड होती है और अगर वो एग्ज़ाम में वो किसी भी ऐसे घोटाले की वजह से अगर वो पीछे रह जाता है तो वो शायद अपनी जीवन में एक कदम पीछे चला जाता है, जिसकी वजह से
शायद उसका पूरा लाइफ ख़राब हो सकता है। उसके पेरेंट्स के लिए मतलब उनकी ज़िंदगी का एक पार्ट जो वो अपने बच्चे को देते हैं या वो बच्चे अपना जो समय उसमें लगाते हैं वो ख़त्म हो जाता है। शायद इससे बच्चे कहीं ज़्यादा उनकी भावनाओं का ह्रास हो जाए तो वो आत्महत्या तक कर लेते हैं। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ये फैसला, बहुत अच्छा है बच्चों के लिए, क्योंकि उनका टाइम बहुत ज़्यादा जाता था। जो रिज़ल्ट आने में जो टाइम लगता है उसमें कमी होगी और उसके बाद बच्चों का विश्वास भी बढ़ेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब ये भ्रष्टाचार इस टाइप का होता है तो बच्चों का विश्वास उठ जाता है एक शासन के ऊपर से कि हम इसकी तैयारी क्यों करें। बहुत अच्छा निर्णय है। इससे बेरोजगारी में भी कमी देखी जाएगी और जिसमें हम परीक्षा को लेकर प्रतीक्षा करते हैं इतने टाइम तक और उसमें घोटाले हो जाते हैं तो वो बैक स्टेप ले लेते हैं। और इसमें एक बात कहूँ तो मैं से एक अनार और 100 बीमार वाली बात हो जाती है कि जब एक ही परीक्षा निकाल रहे हैं उसमें कंपटीशन इतना, प्रतियोगिता इतनी बढ़ जाती है कि बच्चे बहुत ज़्यादा टाइम देते हैं। इसमें वैकेंसी ज़्यादा निकालेंगे तो आगे चल के सभी परीक्षार्थियों को इसमें लाभ होगा। परीक्षा के बाद प्रतीक्षा क्या अब कम होगी, जैसे छात्र कह रहे हैं? ये जो बिल आया है सरकार जो लेकर आ रही है, नो डाउट इसमें कोई वो नहीं है। देखिए, हम अगर नया भारत बना रहे हैं तो नए भारत में ये बहुत ही बुनियादी चीज़ है कि इस देश के हर व्यक्ति को अपनी तरफ से 100% करने के लिए कॉन्फिडेंस मिले, सपने देखने की ताकत मिले। अगर कहीं भी उसको ये लगता है कि उसने ये किया और उसका रिवॉर्ड उसे नहीं मिलेगा तो वो शायद अपने लेवल पे कुछ काम नहीं करेगा। युवा भारत है, परीक्षाएं उसे मेहनत कराती हैं, परीक्षाएं उसे बेहतर करने के लिए प्रेरणा देती हैं और अगर परीक्षाओं में उसका भरोसा नहीं है तो वो शायद अपना 100% नहीं देगा, तो फिर शायद हम वो नया भारत नहीं बना पाएंगे। सही वक्त है जब देश बदल रहा है और उस बदलते हुए देश में हर चीज़ बहुत पुख्ता होनी चाहिए, हर व्यक्ति का भरोसा होना चाहिए ताकि वो अपना 100% दे। निश्चित रूप से एक बात कही जाती है कि भय भिन्न होत न प्रीत। जब तक हम समाज में अपराधियों पर एक ऐसा उदाहरण सेट नहीं करते कि अगर आप ये करेंगे तो ये दंड मिलेगा, तब तक अपराधियों को एक तरह से उन्मुक्त वातावरण मिलता है। तो जब ये अधिनियम बनेगा तो समाज में एक उदाहरण सेट होगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको ये दंड मिलेगा। इसका प्रभाव न केवल वर्तमान पीढ़ी पर बल्कि आने वाली पीढ़ियों पर मिलेगा। और जब हम बात करते हैं विकसित भारत की, एक श्रेष्ठ भारत की, तो विकसित भारत जब भारत 2047 में होगा, अगर हम उसको विकसित बनाना चाहते हैं तो वो भ्रष्टाचार मुक्त भारत की आधारशिला पर ही हो सकता है। अगर प्रतियोगी परीक्षाओं में भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी तो इससे न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि आम व्यक्ति का, एक आम जनमानस का और विद्यार्थियों का शासन, प्रशासन और देश के संविधान में विश्वास भी बढ़ेगा। तो ये तमाम वो छात्र हैं जो मेहनत करते हैं, घंटों ऐसी क्लासेस में मौजूद रहते हैं। भोपाल में ही नहीं बल्कि देश भर के अलग अलग कोनों में आपको ऐसी तस्वीरें दिख जाएंगी और घंटों या कई सालों तक तैयारी करने के बाद भी, परीक्षा देने के बाद भी जब परिणाम रुक जाए या परीक्षा रद्द हो जाए तो समय खराब होता है, साल खराब होती है। भोपाल से कैमरामैन विजय शर्मा के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी का चलो गांव की ओर कार्यक्रम शुरू हो चुका है। इसमें वाराणसी में किस तरह से भाजपा गांव में प्रयास कर रही है, ये रिपोर्ट देखिए। ये है वाराणसी का गांव गौर। यहाँ पर भाजपा के चलो गांव की ओर कार्यक्रम के तहत काशी क्षेत्र के भाजपा अध्यक्ष आए हुए हैं। लोगों से मिल रहे हैं, पार्टी के बूथ को समझ रहे हैं, लाभार्थियों को योजनाओं के बारे में बता रहे हैं, साथ ही रात्रि प्रवास भी है और फिर स्वच्छता कार्यक्रम भी है। पार्टी ने यह तय किया है कि पार्टी के सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता, पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि 24 घंटे का एक एक गांव में प्रवास करेंगे। तो पार्टी ने मुझे यह तय किया था, इस विधानसभा सेवापुरी के गौर ग्राम सभा में हमने आकर के सर्वप्रथम यहाँ पर अपने भारतीय जनता पार्टी के बूथ समिति की बैठक किया, लोगों से चर्चा किया। गौर गांव बीजेपी के लिए पारंपरिक और ऐतिहासिक गांव भी है, क्योंकि यहाँ के सुरेश सिंह, जो कि 99 वर्ष के हैं और जनसंघ के जमाने के प्रत्याशी रह चुके हैं, प्रधानमंत्री को अद्भुत नेता मानते हैं। बड़े सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच हमारे स्वयं बंधु, जिनकी दृष्टि, जिनका विचार, जिनका दर्शन भारतीय जनता पार्टी के संदर्भ में है, और बड़ा सौभाग्य का विषय ये है कि आज इतने वर्षों के बाद आज के जो प्रधानमंत्री हैं उनमें 3 महान गुण हैं। अद्भुत, चाणक्य के बाद अगर कोई हुआ तो अद्भुत या महापुरुष। इस तरह के आयोजन से जहां ग्रामवासियों में भाजपा की पैठ और मजबूत हो रही है, वहीं भाजपा कार्यकर्ता भी 2024 को लेकर उत्साहित हैं। इस गांव में हमारे बड़े पिताजी श्रीमान सुरेश सिंह गौतम जी जनसंघ काल से
1944 से संघ की शाखाओं में जाना शुरू किया और जनसंघ काल से इस गांव में कार्य करते रहे पार्टी के लिए। हमारे क्षेत्रीय काशी क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष माननीय दिलीप पटेल जी हमारे पधारे हुए हैं और हम लोग उनके साथ में चढ़ बढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। आज गांव में माने ये जो लाभार्थी हैं उनसे भी मिले और बढ़िया ढंग से जो है वो हुआ। अभी दूसरे दल लोकसभा की तैयारियों में जहां बहुत पीछे हैं, वहीं भाजपा चलो गांव की ओर जैसे कार्यक्रम से 400 पार की ओर बढ़ रही है। सबका साथ सबका विकास यानी शहर और गांव दोनों ही शामिल हैं इस चलो गांव की ओर के साथ। डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, गौर गांव, वाराणसी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर समिति आजकल पैनल विभिन्न दलों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहा है। हाल ही में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों को अपनी मिश्रित प्रतिक्रियाएं दी हैं। अब तक सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय लोक जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरपीआई सहित तमाम राजनीतिक दल समिति के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं। एक देश एक चुनाव के पक्ष में कहा जाता है कि ये विकासोन्मुखी विचार है। जाहिर है लगातार चुनावों के कारण देश में बार बार आचार संहिता लागू होने से सरकार नीतिगत निर्णय नहीं ले पाती और योजनाओं को लागू करने की समस्या हो जाती है। इसी संकल्पना को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने पिछले साल सितंबर में लोकसभा, राज्य विधानसभाओं, नगर पालिकाओं और पंचायतों के एक साथ चुनाव कराए जाने के मुद्दे पर जल्द से जल्द पड़ताल करने और सिफारिशों के लागू करने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बनाई। उच्च स्तरीय समिति के सदस्यों ने अब तक विभिन्न राजनीतिक दलों के साथ परामर्श के सिलसिले को आगे बढ़ाया है। भारतीय जनता पार्टी ने एक देश एक चुनाव का समर्थन किया है। भारतीय जनता पार्टी का मत वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में है, होना चाहिए, जिससे कि प्रशासनिक, आर्थिक और जो कार्य दिवसों का जो घाटा होता है भिन्न भिन्न इलेक्शंस पर, वो बहुत बड़ा एक बचाव भी हो सकता है। एक देश एक चुनाव पर समिति ने पहले प्रस्ताव पर राजनीतिक दलों की राय मांगी थी, जबकि आजकल पैनल विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं के साथ बातचीत कर रहा है। सीपीआई, सीपीएम, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, आरपीआई और शिवसेना सहित तमाम राजनीतिक दल समिति के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं, जिसमें मिश्रित प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं। वन नेशन वन इलेक्शन इतना आसान है और उसमें जब तक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होंगे, वो प्रावधान नहीं किए जाएंगे जिसके तहत कोई विधानसभा भंग नहीं हो सकती, तो फिर कोई फायदा नहीं है। 10 साल बाद फिर वही परिस्थिति होगी कि अलग अलग हो जाएगा। We are a parliamentary form of democracy and this Westminster pattern of parliamentary system is existing in India for the past 75 years. Therefore, we don't think that there is any need to change the existing situation. एक साथ होने वाले चुनावों का यह क्रम पहली बार 1957 के चुनाव में केरल में वामपंथी सरकार बनने के बाद राष्ट्रपति शासन लगाए जाने से दोबारा साल 1960 में विधानसभा चुनाव कराए जाने से टूटा था। हाल ही में कुछ मीडिया सर्वे के दौरान एक देश एक चुनाव को लेकर अब तक देश की जनता से ली गई राय में माना गया है कि 65% लोग इसके पक्ष में हैं, जबकि चुनाव आयोग इस मुद्दे पर साफ कर चुका है कि देश में एक साथ चुनाव कराए जाने के लिए वह पूरी तरीके से सक्षम है। ऋषि कुमार, डीडी न्यूज, दिल्ली। गोवा में चल रहे इंडिया एनर्जी वीक 2024 में बीपीसीएल का पैवेलियन आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। यहां भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने भारत के पहले स्वदेशी क्षारीय इलेक्ट्रोलाइजर का अनावरण किया है। इलेक्ट्रोलाइजर को बीपीसीएल और भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के सहयोग से विकसित किया गया है। क्षारीय जल इलेक्ट्रोलिसिस में इलेक्ट्रोलिसिस के माध्यम से क्षारीय पानी से हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। तापस भट्टाचार्य ने बीपीसीएल के प्रबंधक अनिरुद्ध कुलकर्णी से बात की। इंडिया एनर्जी वीक में बीपीसीएल का जो पवेलियन है वो खासा चर्चा में है। क्यों खासा चर्चा में? क्योंकि यहाँ पे उन लोगों ने दिखाया है एक ग्रीन हाइड्रोजन बनाने का एक मॉडल। इस वक्त मेरे साथ बात करने के मिस्टर अनिरुद्ध है, जो बताएंगे कि कैसे ये जो पूरा प्लांट है इसके जो आप लोगों ने डिजाइन किया, करीब 2 साल पहले भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ कोलैबोरेशन किया था। और जो उनकी टेक्नोलॉजी है अल्कलाइन वाटर इलेक्ट्रोलाइजर, जिससे ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है, तो इस प्लांट को जो एनर्जी आती है वो ग्रीन पावर आती है, सोलर पावर एंड विंड पावर से आती है। तो बेसिकली जो प्लांट है आप जो मेरे पीछे देख रहे हो, इसमें एक वाटर टैंक है जिसमें हम रॉ डीम वाटर यूज करते हैं, डीमिनराइज वाटर,
तो फर्स्ट इट गोज टू गैस लिक्विड सेपरेटर, जो बड़े टैंक है। इसमें केवल सोल्यूशन होता है जो इलेक्ट्रोलाइट में एज अ काम करता है, उसको हम फीड करते हैं स्टैक में। तो स्टैक में डीसी पावर देते हैं तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो जाता है। जो हाइड्रोजन निकलता है उसमें कई तरह की इंप्योरिटीज होती है, जिसमें कुछ लिक्विड भी होता है, कुछ ऑक्सीजन भी होता है, कुछ मॉइस्चर भी होता है। तो पहले हम गैस लिक्विड सेपरेटर में उसको पहले लिक्विड रिमूव करते हैं, फिर हम कैटलिस्ट प्रोड्यूस करके ऑक्सीजन रिमूव करते हैं, उसके बाद हम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। देश का शायद पहला इस तरीके का प्लांट है, तो कितना गर्व अनुभव करते हैं इसके साथ जुड़ने के साथ। सबसे अहम बात हमारे लिए कि हमारे पीएम सर विजिट किया, हमने उनको एक्चुअल में हाइड्रोजन कैसे प्रोड्यूस होता है उसको दिखाया, एंड ही हैज अप्रिशिएटेड आवर एफर्ट। एंड यस्टरडे हमारे जो मिनिस्टर सर है एंड अभियान सर है वो भी आए थे। So we're really proud of it. The proud moment है बीपीसीएल के लिए और इन लोगों के लिए जो इनके साथ कंटिन्यूसली काम कर रहे थे। और ये जो प्लांट है ये एक डेमो प्लांट है, लेकिन बहुत जल्दी हम देख पाएंगे हाइड्रोजन से गाड़ियां देश के सड़कों पर चलती हुई, और इनके लिए ये जो हाइड्रोजन प्लांट है ये उसमें एक बड़ी भूमिका निभाने वाला है। कैंपस से राजीव के साथ मैं तापस भट्टाचार्य, दूरदर्शन समाचार, गोवा। दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सुशासन महोत्सव 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि गुड गवर्नेंस कोई स्लोगन नहीं है, गुड गवर्नेंस मैजिक बैंड नहीं है, गुड गवर्नेंस एक स्पिरिट है। लोगों ने लंबे समय तक सरकारें चलाईं, सबका वोट लिया, सबके लिए घोषणा पत्र तैयार किया, लेकिन सत्ता में आने के बाद वो सरकारें किसी जाति प्रधान वर्ग विशेष की सरकार बन गईं, वोट बैंक की राजनीति का शिकार हो गईं। गुड गवर्नेंस की बातें करते करते वो सरकारें बैड गवर्नेंस में बदल गईं। गुड गवर्नेंस के बारे में लोग शब्दावली के रूप में तो यूज करते हैं, लेकिन गुड गवर्नेंस में जीते कितने लोग हैं? क्योंकि आपने जन आंदोलन की बात की, तो जीते कितने लोग हैं? तो मैं कई बार कहता हूं कि गुड गवर्नेंस इज नॉट अ स्लोगन, गुड गवर्नेंस इज नॉट अ मैजिक वर्ड, गुड गवर्नेंस इज अ स्पिरिट विच यू लिव। जब तक वो स्पिरिट नहीं होता, जब तक वो अपने अंदर से इस बात की अनुभूति नहीं होती कि हमारे जीवन के लिए गुड गवर्नेंस एसेंशियल है, तब तक हम गुड गवर्नेंस को स्लोगन के रूप में उपयोग करते हैं, दूसरे को समझाने के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन अपने लिए कितना उपयोग करते हैं और अपने जीवन में उसको कितना उतारते हैं, ये बड़ा महत्व है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि देश में राजनीति की संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी ने बदल डाला। There is a change in the political culture of the country pre-2014 and post-2014 that we have to understand. There is a change in the political culture of the country. राजनीति की संस्कृति को प्रधानमंत्री मोदी जी ने बदल डाला और एजेंडा बदल डाला। और अब देखिए, इसी को जाति जनगणना की बात कही, बीजेपी उसके साथ खड़ी, हमने कभी नहीं कहा, हम कहते जा रहे, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या कहा? ज्ञान की बात की। अगर गरीब, जी फॉर गरीब, वाई फॉर युवा, ए फॉर अन्नदाता, एन फॉर नारी शक्ति, अगर आप गरीब की चिंता करते हो, युवा की चिंता करते हो, अन्नदाता की चिंता करते हो, नारी शक्ति की चिंता करते हो, तो आप सारे समाज की चिंता करते हो। इस बात को हमको ध्यान रखना। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में श्वेत पत्र पर चर्चा के दौरान कहा कि श्वेत पत्र एक गंभीर दस्तावेज है और इसे 10 साल के समर्पित प्रयास के बारे में सदन को सूचित करने के इरादे से तैयार किया गया है। This document is a serious document which we want to place here, and it is placed with an intent that the House will be informed of the 10-year literal dedicated effort to get this government work in such a way that the economy is back on rails and also progress in such a way that our aspirations can be met. So the two tracks which we have followed since 2014 are, one, to remove all the hurdles, all the misgovernance, and equally focus on reforms so that the economy can move forward. वित्त मंत्री ने कहा कि श्वेत पत्र पूरी तरह साक्ष्यों पर आधारित दस्तावेज है, जिसमें साफ बताया गया है कि कैसे पीएम मोदी के नेतृत्व में देश एक नाजुक अर्थव्यवस्था से 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था तक पहुंचा है।
ये श्वेत पत्र यूपीए सरकार के कार्यकाल में देश के हालातों और आज की तात्कालिक परिस्थिति को सबके सामने रखने का माध्यम है। From the fragile 5 situation, we've reached the 5th biggest economy, and sooner we will be reaching the 3rd. Now with authority, where the economy is already stabilized and people are coming in, our foreign exchange reserve is improved, FDI is coming in, a lot of sovereign wealth funds are coming and having joint ventures, investment in greenfield projects. We had 10 years, which can therefore be periodically compared with those 10 years and with this 10 years, so that people are not going to say, you came in saying big things, but you know you can't implement, and therefore you are saying, like some of the state governments which are saying, having given false promises, they are not able to run their state government, put the blame on central government, come and protest in Jantar Mantar instead of being in their state and administering their state. फिजी गणराज्य के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री बिमान प्रसाद गुजरात के दिवसीय गुजरात की यात्रा पर हैं। उन्होंने शुक्रवार की शाम अहमदाबाद में गांधी आश्रम का दौरा किया। फिजी के उप प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। साथ ही उन्होंने अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ गांधी मेमोरियल म्यूजियम, हृदय कुंज और लाइब्रेरी का दौरा किया। उन्होंने लाइब्रेरी के दौरे के दौरान गांधीवादी विचार पर पुस्तकें भी खरीदी। बीते महीने 22 जनवरी को भगवान श्री राम की प्रतिमा के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में दुनिया भर से राम भक्त जुड़े थे और अब विदेशों से राम भक्तों ने अयोध्या आकर राम जी के दर्शन का सिलसिला भी शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में फिजी के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री प्रोफेसर बिमान प्रसाद पहले विदेशी नेता बने जिन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में उन्होंने अपने इस दौरे पर खुशी जताई। भारत दौरे पर आए फिजी के उप प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री प्रोफेसर बिमान प्रसाद अयोध्या धाम में 90 राम मंदिर में पूजा करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए हैं। उन्होंने रामलला के दर्शन किए और 90 मंदिर का भ्रमण कर इसकी भव्यता से अभिभूत नजर आए। उन्होंने कहा कि भारत के साथ हमारे संबंधों को अयोध्या से नई दिशा मिलेगी और फिजी का हर नागरिक यहां आकर रामलला के दर्शन करने की इच्छा संजोए है। ये भारत और फिजी की संबंध को और मजबूत करेगा। हमारी भारत से फिजी और भारत की जो संबंध बहुत ही पुरानी है, गिरमिट प्रथा, इंडेंचर सिस्टम के समय से और आज भी। तो भारत के इस दौरे पर अन्य जो मेरी सभाएं भारत के विदेश मंत्री, अन्य जो पदाधिकारी हैं उनसे हुई है। दिल्ली में डीडी न्यूज़ के साथ विशेष साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि 19वीं सदी में भारत से जो लोग फिजी गए वे अपने साथ रामायण और गीता लेकर गए थे और यही हमारी पहचान भी बना। रामायण और राम हमारी पहचान है। हमारे पूर्वज जो भारत से गिरमिट प्रथा के नीचे, इंडेंचर सिस्टम के नीचे फिजी गए थे, अपने हाथों में रामायण और गीता लेकर गए थे। फिजी के उप प्रधानमंत्री प्रोफेसर बिमान प्रसाद ने यह भी कहा कि अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा समारोह को फिजी में भारतीय प्रवासियों ने लाइव देखा। ये कई मायनों में राष्ट्रीय आयोजन था। प्राण प्रतिष्ठा जब यहाँ अयोध्या में हो रहा था तो फिजी में भी एक जलसा राष्ट्रीय तौर पर चल रहा था। हमारे जो भारतीय राजदूत है, हाई कमीशन है, सनातन धर्म प्रतिनिधि सभा के साथ मिलकर पूरे देश में श्री रामलला की महाउत्सव मनाया गया और लाइव लोग देखते थे। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जब हुआ तो उसको पूरे फिजी में लोग देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है, इसलिए फिजी के सनातन धर्म को मानने वालों के दिल और दिमाग में ये हमेशा रहती है। फिजी में दीपावली पर राष्ट्रीय अवकाश होता है और इस पर्व को बेहद उल्लास से मनाया जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। यूएई में अबू धाबी के रेगिस्तान के बीच एक भव्य हिंदू मंदिर को फिलहाल अंतिम रूप दिया जा रहा है। ये मंदिर पश्चिम एशिया का पत्थरों से बना सबसे बड़ा मंदिर होगा।
खबरों के अनुसार 700 करोड़ की लागत से मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। राजस्थान के गुलाबी बलुआ पत्थर और इटली के संगमरमर का उपयोग मंदिर को बनाने में किया गया है। मंदिर में कार्बन फुटप्रिंट का असर न रहे, इसके लिए विशेष रूप से ऐश ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है। इस मंदिर को बनाने में 18 लाख ईंटों का उपयोग किया गया है। भारत सरकार ने पौड़ी जनपद को बड़ी सौगात दी। पौड़ी में एक तारामंडल, प्लेनेटोरियम और माउंटेन म्यूजियम, पर्वतीय संग्रहालय की स्थापना होगी। वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा लगभग 1 हेक्टेयर वन भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित कर दी गई है। पौड़ी नगर के पर्यटन और उत्तराखंड के विद्यार्थियों के ज्ञानवर्धन हेतु एक ही परिसर के भीतर 2 महत्वपूर्ण संस्थान, प्लेनेटोरियम और माउंटेन म्यूजियम की स्थापना होने जा रही है। नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरिकुमार ने नेवी वेलफेयर एंड वेलनेस एसोसिएशन के अध्यक्ष कला हरिकुमार के साथ अंडमान और निकोबार कमांड मुख्यालय का दौरा किया। इस दौरान नौसेना प्रमुख को भारत की एकमात्र परिचालन संयुक्त सेवा कमान की भूमिका और महत्व के बारे में जानकारी दी गई। नौसेना प्रमुख ने विजय बाग का भी दौरा किया। उन्होंने नाविकों के आवास की आधारशिला रखने के साथ ही नेवल जेटी और पोर्ट ब्लेयर में इंटीग्रेटेड अंडर वाटर हार्बर डिफेंस एंड सर्विलांस सिस्टम का भी उद्घाटन किया, जो पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की सुरक्षा बढ़ाएगा। मौनी अमावस्या पर आज देश भर में श्रद्धालुओं ने पवित्र नदियों में स्नान किया। स्नान ध्यान के बाद लोगों ने मौन और साधना के व्रत को किया। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्यों की नदियों में श्रद्धालुओं के स्नान का सिलसिला सुबह से देर शाम तक चलता रहा। प्रत्येक वर्ष माघ महीने की अमावस्या को मनाई जाने वाली मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिला। देश भर से अलग अलग राज्यों की नदियों में श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते नजर आए। धर्म ग्रंथों और शास्त्रों के इस महत्व को देखते हुए श्रद्धालुओं ने अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत को किया और अपने घर में समृद्धि की कामना की। यह मौनी अमावस्या है, आज अच्छी व्यवस्था कर रखी है और सबसे पहले तो इनका मतलब कि हरिद्वार के जितने भी इनके सुरक्षण करने हैं उनका धन्यवाद है, क्योंकि बड़े अच्छे से इन्होंने अपनी सफाई की व्यवस्था और गंगा माँ की आस्था के साथ में जुड़े हुए उन भक्तों के लिए अच्छी सुविधाओं के साथ में जो कार्य किए उनके लिए धन्यवाद है। माँ गंगा से प्रार्थना करता हूँ कि जो भी श्रद्धा से स्नान करने के लिए आया है, जो अस्थि पूजन करने के लिए आया है, उनके परिजनों को आत्मिक शांति प्रदान करे और अपने चरणों में हरि अपने चरणों में स्थान दे। हम अमावस्या पे स्नान कर रहे हैं तो भगवान हमारे चाहे अनचाहे जो भी हमने पाप किए हों उनमें कुछ कमी लाए, ताकि हमारा हिंदुत्व बना रहे। और आगे हम यही चाहेंगे कि जब तक ये जीवन रहे भगवती हमें बुलाती रहे और अपना आशीर्वाद देती रहे। मौन और साधना का व्रत माने जाने वाली मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में संगम पर लाखों श्रद्धालुओं ने स्नान किया। गंगा और यमुना के संगम पर सुबह से श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। वहीं अयोध्या में भी सरयू तट पर श्रद्धालुओं की बड़ी तादाद देखने को मिली। वाराणसी में गंगा के घाटों पर भी लोग पवित्र डुबकी लगाते दिखे। तो हरिद्वार में भी मौनी अमावस्या पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ जुटी। मौनी अमावस्या है, संगम तट पे हम स्नान करने आए हैं। आज बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे आज जो नहावन होता है, जो नहावन आज नहाएंगे सुख समृद्धि प्राप्त होंगे। स्नान से आराम तरीके से बहुत ही अच्छा लग रहा है। संगम तट सरकार की व्यवस्था बहुत अच्छी है। मौनी अमावस्या के महत्व है सर, आप सुख समृद्धि प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चुप रहने के आराम से प्यार से आराम से नहाइए, स्नान करिए। इस स्नान के सदियों से चलती परंपरा को देखते हुए मौन रखकर स्नान करने से इसका प्रतिफल जो है काफ़ी अच्छा मिलता है। यहाँ आकर हमको बहुत अच्छा लगा। संगम नगरी पे स्नान करके हमको काफ़ी अच्छी अनुभूति की प्राप्ति हो रही है। आज मौनी अमावस्या की रात सुबह थी तो मौन रह के नहाया जाता है, इसलिए यहाँ 33 कोटियों की आते हैं। यहाँ पर मौनी अमावस्या का आज मौन रह के स्नान किया जाता है। मौन रह के स्नान करने से सुषुम्ना नाड़ी चलती है, जिससे मनुष्य के शरीर का सारा विकार दूर हो जाता है। ईर्ष्या, द्वेष, तामस, वसुधैव कुटुंबना का भाव आ जाता है और आत्मबल बढ़ जाता है, जिससे जो है रोग मुक्त हो जाते हैं व्यक्ति। श्रद्धालुओं के पवित्र नदियों में स्नान के बाद भगवान शिव और विष्णु का ध्यान कर पवित्र पीपल वृक्ष की परिक्रमा कर इस पर्व को मनोयोग से मनाया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।